हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिकोड HSSC CET। आज हम करेंगे एचटेट का प्रीवियस ईयर 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसका जनरल पोर्शन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। अमंग 5 पीपल P, Q, R, S and T, T is shorter than R. Q is not as tall as T but taller than one person. R is shorter than one person. Who among them is tallest? तो यहां पर हमारे पास 5 लोग हैं जिसके अंदर T इज शॉर्टर देन R एंड S। T है वो छोटा है किससे? R और S से। बट टालर देन वन पर्सन, और लेकिन एक आदमी से लंबा है। R इज शॉर्टर देन वन पर्सन। R क्या है? एक से छोटा है। R होगा वो सेकंड पे कहीं आएगा कि वो एक ही आदमी से छोटा है। और T क्या है? R और S दोनों से छोटा है, तो इससे नीचे क्या आएगा? T आएगा। Q इज नॉट एज टॉल एज T। Q है वो T जितना लंबा नहीं है, मतलब T से कहीं ना कहीं नीचे आएगा। बट टॉलर देन वन पर्सन, लेकिन एक आदमी से लंबा है, मतलब Q यहां पर आएगा। ठीक है। और S की क्या, कौन सी स्पेस बची? क्योंकि S क्या है? वो T से लंबा है, तो S क्या आ जाएगा? सबसे ऊपर आ जाएगा। तो सबसे नीचे कौन आ गया? P आ गया। अब इसके अंदर क्या पूछा गया है कि वो अमंग देम इज टॉलेस्ट, तो सबसे लंबा कौन है? S। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 3, S। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। 3 numbers are in ratio 2:3:4. The sum of their cubes is 33,957. Then the number are। ठीक है। तो 3 नंबर है, उनका रेशियो कितना है? 2:3:4 है। उनके घन का जो जोड़ है वो कितना है? 33,957। तो नंबर क्या होंगे? जो नंबर है वो निकालने हमें। तो कैसे आएगा ये? देखिए, सबसे पहले अगर नंबर 2:3:4 में है तो जो उनका क्यूब होगा वो 8:27:64 में होगा। अच्छा, इसका एक शॉर्ट ट्रिक देखिए। हम जो आंसर है वो ऑप्शन से उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है 14, 21 और 28। सबसे पहले ये चेक करते हैं क्या ये 2:3:4 में है। तो बिल्कुल 7 इनका क्या है? अगर 7 से डिवाइड करें तो ये 2:3:4 में आ जाएंगे। लेकिन इनका जो क्यूब है उनका सम 33,957 आ सकता है। तो कैसे करेंगे? हम सिर्फ यूनिट डिजिट जो पहली संख्या वो उठाएंगे। अगर 14 का क्यूब करें तो उसकी यूनिट डिजिट कितनी आएगी? 4 आएगी। अगर मैं 21 का क्यूब करूं तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 1 आएगी। 28 की अगर क्यूब करूं तो उसकी यूनिट डिजिट कितनी आएगी? 2 आएगी। तो जो इनका अगर सम करेंगे तो कितना आ रहा है? 7, जो कि 33,957 के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो सकता है। ऐसे ही अगर मैं 12 का अगर क्यूब करता हूं तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी? 8। अगर 18 करूंगा तो 2, और अगर 24 का करूंगा तो 4। ठीक है। और इनका जो सम है वो कितना है? 8 और 10, 4, 14। तो इनकी यूनिट डिजिट 4 आएगी, मतलब ऑप्शन 2 नहीं हो सकता। उसके अलावा ऑप्शन 3 अगर ट्राई करते हैं तो इसका 12 आएगी यूनिट डिजिट, इसकी 8 आएगी, इसकी 6। 8 और 2, 16। ऑप्शन 3 भी नहीं हो सकता। ऑप्शन 4 है वो तो वैसे ही नहीं हो सकता क्योंकि नंबर काफी छोटे हैं। बाकी ट्राई कर लेते हैं। इसकी यूनिट डिजिट कितनी आएगी? ये 64 हो जाएगा, ये 216 हो जाएगा, ये 512 हो जाएगा। इनका सम 33,557 हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन ए है वो क्या आ जाएगा हमारे पास? राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1। अगर हम इसको मेथड से करना देखना चाहें तो क्या हो जाएगा? देखो,
जो 3 नंबर है उनका जो रेशियो है वो कितना है, 2:3:4। तो नंबर हम कह सकते हैं कि 2x, 3x और 4x होंगे। अगर मैं इनका क्यूब करूं तो जो नंबर आ जाएंगे वो कितना आ जाएगा, 8x3, 27x3 और 64x3। ये क्या आ जाएगा, इसका नंबर आ जाएंगे क्यूब करने के बाद। अब अगर इनको मैं सम करता हूं, 8x3 प्लस 27x3 प्लस 64x3 मतलब 99x3 कितना हो जाएगा, 33,957 दे रखा है, 33,957। तो एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, 33,957 डिवाइडेड बाय 99, ठीक है, मतलब 343 आ जाएगा। तो अगर एक्स क्यूब की वैल्यू 343 है तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7, मतलब 343 किया क्यूब रूट, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो नंबर कितने क्या थे हमारे पास, 2x, 3x और 4x। तो नंबर क्या आ जाएंगे हमारे पास, 14, 21 और 28। अगेन ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है, ए इज फादर ऑफ एक्स। ए क्या है, पिता है एक्स का। जो भी मेल होंगे उसको हम डालेंगे बॉक्स के अंदर और फीमेल को डालेंगे हम सर्कल के अंदर। तो ए का हमें पता है कि ये मेल है क्योंकि ये एक्स का फादर है, तो उसको बॉक्स के अंदर डालेंगे। बी इज मदर, बी मदर है मतलब फीमेल है, और किसकी मदर है, वाई की मदर है। द सिस्टर ऑफ एक्स एंड जेड इज वाई, वाई क्या है, सिस्टर है किसकी, एक्स और जेड की, मतलब ये तीनों बहन भाई हो गए, ठीक है। और अगर ये बहन भाई हो गए और एक्स का पिता ए है और बी की माँ, वाई की माँ बी है, तो ये क्या है, हस्बैंड वाइफ हो गए। तो इसके अंदर क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नेसेसरली नॉट ट्रू। तो कौन सी ट्रू नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, बी इज मदर ऑफ जेड, बी है, अगर बी वाई की मदर है तो जेड की मदर भी होगी, तो ऑप्शन एक तो सही है। एक्स इज द सिस्टर ऑफ जेड, एक्स इज सिस्टर ऑफ, एक्स इज द सिस्टर ऑफ जेड, एक्स जेड की सिस्टर है, तो ये सिस्टर भी हो सकता है और ब्रदर भी हो सकता है, तो इसका डाउट है। बी इज वाइफ ऑफ, बी इज वाइफ ऑफ ए, बी है ए की वाइफ है जो कि सही है। वाई इज द सन ऑफ ए, वाई ए का सन है जो कि गलत होगा, क्योंकि वाई तो हमें ये पता है कि डॉटर है, ठीक है। तो वाई इज डॉटर ऑफ ए होना चाहिए था, तो ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 क्या है, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, ए पर्सन वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन ही टर्न्स टू साउथ। यहां से क्या इनिशियल पॉइंट है, ये 1 किलोमीटर ईस्ट की साइड जाता है, देन ही टर्न्स टू साउथ, और यहां से क्या है वो साउथ की साइड क्या कर देगा, टर्न ले लेगा और 5 किलोमीटर तक जाएगा, 5 किलोमीटर साउथ तक, साउथ में गया। अगेन ही टर्न्स टू ईस्ट, दोबारा से ईस्ट की साइड क्या हुआ, टर्न लिया, एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर उसने फिर चला। आफ्टर दिस ही टर्न्स टू नॉर्थ एंड वॉक्स 9 किलोमीटर, ये क्या है 9 किलोमीटर नॉर्थ की साइड गया। हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो देखो यहां से स्टार्टिंग पॉइंट से ये कितनी दूर है, मतलब हमें ये डिस्टेंस निकालना है। अब ये निकालने के लिए हमें ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, यहां तक 1 किलोमीटर है और ये इसके इक्वल होगा तो 2 किलोमीटर ये हो गया, मतलब जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो कितनी है, 3 किलोमीटर की है, और वर्टिकल डिस्टेंस कितना हो गया, 5 किलोमीटर तो यहां तक है, और ये पूरा कितना है 9 किलोमीटर, मतलब ये 4 किलोमीटर वर्टिकल डिस्टेंस हो गया। तो पाइथागोरस से हम इसको निकालेंगे, 3, 4 और 5 का क्या है हमारे पास ट्रिपलेट बनता है, तो 5 किलोमीटर हो गया ये। इसका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी 5 किलोमीटर।
क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, ये एक सीरीज है जिसके अंदर हमें जो मिसिंग टर्म है वो बतानी है। तो सबसे पहले अल्फाबेट है डी, एच एल। तो डी के डी एच एल, डी के बाद ई एफ जी छोड़कर एच, एच के बाद आई जे के छोड़कर एल, एल के बाद एम एन ओ छोड़कर पी, और इस तरीके से क्या होता जाएगा, कंटिन्यू होती रहेगी। ठीक है, एक्स के बाद वाई जेड ए छोड़कर बी, और इसी तरीके से जे के बाद के एल एम छोड़कर एन आएगा, एन के बाद ओ पी क्यू छोड़कर आर आ जाएगा। ऑप्शन 3 हो जाएगा, एन आर वी। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, 12 men take 18 days to complete a job, whereas 12 women in 18 days can complete 3/4 part of the same job। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर काम है, उसके काम करने के लिए 12 आदमी है वो 18 दिन ले रहे हैं, वहीं जो 12 लेडीज हैं, वुमेन है, वो 18 दिन के अंदर उसका 3/4 पार्ट कंप्लीट कर पाते हैं। ठीक है, मतलब 75%। हाउ मेनी डेज विल 8 men and 10 men and 8 women टुगेदर टू कंप्लीट द सेम जॉब। तो एक क्वेश्चन देखिए, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि जो वर्क होता है वो क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम या फिर नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं 12 मैन का अगर बात करूं, तो अगर 12 मैन की अगर एक आदमी की एम एफिशिएंसी है, तो 12 की 12 एम होगी। वो 18 दिन ले रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए। अगर वुमेन की बात करूं मैं, तो 12 वुमेन है, वो 18 दिन ले रहे हैं किसको, 3/4 टाइम्स ऑफ कंप्लीट वर्क को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अगर इन दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूं, तो 12 से 12 कैंसिल, 18 से 18 कैंसिल, डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल, तो मैन बाय वुमेन का जो रेशियो आएगा वो कितना आया, 4:3। ठीक है, ये क्या है, इनकी एफिशिएंसी का, एक आदमी और एक औरत की एफिशिएंसी का क्या आ गया, रेशियो आ गया। उसके अलावा हाउ मेनी डेज विल 10 मैन, अब 10 आदमी और 8 वुमेन, ठीक है, उस काम को करने के लिए कितने दिन लेंगे, नंबर ऑफ डेज। ठीक है, कंप्लीट काम को करने के लिए। तो अब अगेन इनमें से कोई भी एक इक्वेशन उठा लूं, ठीक है, और चाहे मैन वाली या वीमेन वाली, और इसको क्या करते हैं, हम कंपेयर कर देते हैं। 12m इंटू 18 डिवाइडेड बाई W। ठीक है, तो अगर हम m की जगह 4 पुट कर दूं, मैं m की जगह क्या है 4 पुट कर देता हूं, और W की जगह 3 पुट कर देता हूं, तो 10 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज निकालने हमें, डिवाइडेड बाय 12 इंटू 4 इंटू 18, W से W कैंसिल, मतलब 1। तो इस केस में क्या आ गया, 40 प्लस 24 इंटू डी इज इक्वल्स टू 12 इंटू 4 इंटू 18। तो जो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 इंटू 4 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 64। अगर इसको मैं सोल्व करता हूं तो कितना आ जाएगा, 4 3 जा 2 9, ये आ गया 27/2। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 13 एंड 1/2। तो ऑप्शन 3, ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज डबल्ड, व्हाट परसेंटेज ऑफ इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड। ठीक है, तो जो रेडियस है वो आर से क्या कर दी, 2r कर दी, मतलब डबल कर दी गई है। तो जो वॉल्यूम है वो किस परसेंटेज से इंक्रीज होगी। तो सबसे पहले वॉल्यूम देखते हैं हम। वॉल्यूम होती है उस स्फीयर की, वो क्या हो जाती है, 4/3
पाई आर क्यूब। ठीक है, अब अगर इसके अंदर वॉल्यूम के फॉर्मूला के अंदर आर नहीं है, आर क्यूब है, अगर मैं आर को 2r कर दूं तो जो नई वॉल्यूम है वी डैश वो क्या हो जाएगी, 4/3 पाई 2r का क्यूब कितना हो जाएगा, 8r क्यूब। मतलब जो वो नई वॉल्यूम है वो पुरानी वॉल्यूम का 8 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, मतलब 8 गुना होगी, यानी जो पहले वॉल्यूम v थी, v से इंक्रीज होके अब कितनी होगी, 8v हो गई। तो जो इंक्रीमेंट आया वो कितना आया, 7v का। मतलब 700% क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी वॉल्यूम। A dealer sells an article for ₹24 and gains as much percent as the price of article, then what is the cost price of article? एक डीलर है जो कि किसी आर्टिकल को बेच रहा है कितने में, 24 रुपए में, और उसको जो आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है, आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस अगर x है तो उसको प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, x% हो रहा है। अगर मैं ऑप्शन से देखूं तो अगर उसका 15 रुपए क्या है कॉस्ट प्राइस है तो उसको 15% ही क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। अगर 17% है, सॉरी, अगर कॉस्ट प्राइस 17 है तो 17% ही क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हम 20 को उठाते हैं। अगर सीपी उसका 20 है, सीपी 20 है और एसपी उसका कितना है, 24 है, तो इसका परसेंटेज कितना होगा, इसका 4 रुपए का क्या हुआ, इसको प्रॉफिट हुआ, कितने पे हुआ, 20 रुपए के ऊपर हुआ, और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो कितना हो गया, ये 20% आ गया, ये 20% आ गया। तो इस तरीके से हम इसको ऑप्शन से कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा, ऑप्शन 4, 20%। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 देखिए। In a group of 15 people, 7 read Hindi, 8 read English, and 3 read none of these language. ठीक है, how many people read Hindi and English both? तो एक 15 लोगों का ग्रुप है जिसके अंदर 7 तो क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं। ठीक है, और 8 क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, और 3 कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ रही। अगर मैं इसको इस तरीके से मैं एक यूनिवर्सल सेट बनाता हूं तो जो 3 लोग हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ रहे वो यहां पर है। अब ये हिंदी हो गया, हिंदी को कितने लोग पढ़ रहे हैं, हिंदी को पढ़ रहे हैं 7 लोग। इंग्लिश को कितने पढ़ रहे हैं, इंग्लिश को पढ़ रहे हैं 8 लोग। अब जो कुछ जो बीच के अंदर कॉमन बचा, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों को पढ़ रहे हैं, वो भी ऐसे कुछ लोग हैं। तो अगर मैं देखूं, अगर 15 का टोटल यूनिवर्सल सेट है तो 3 तो उसमें से कुछ पढ़ ही नहीं रहे, मतलब बचे 12। तो जो ये पोर्शन है, ये पोर्शन है, अगर मैं इस पोर्शन की बात करूं तो ये 12 लोगों का है जो कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब 8 8 तो इंग्लिश पढ़ रहे हैं और 7 क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं। अगर मैं इनका टोटल करूं, अगर मैं टोटल करूं तो 7 + 8 कितना हो जाएगा, 15 हो गया। लेकिन ऐसे लोग हमारे पास हैं 12 ही जो कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं। मतलब जरूरी यहाँ पर जो कॉमन है उसके अंदर 3 रहा होगा जो दोनों पढ़ रहे हैं। तो हिंदी और इंग्लिश कितने पढ़ रहे हैं, ऑप्शन बी 3। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। इफ पी एंड क्यू आर रेशनल नंबर एंड 3 + √5 divided by 3 - √5 is equals to p + q √5, then what is the value of p and q? तो देखो, p और q दो रैशनल नंबर हैं, तो p + q √5 ये कितना दिया गया है, 3 + √5 डिवाइडेड बाय 3 - √5। जब ऐसा कोई भी नंबर जो जिसके नीचे रूट है या फिर नीचे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। ठीक है, रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे,
3 माइनस रूट फाइव का अगर बीच का मैं साइन चेंज कर दूं तो 3 प्लस रूट फाइव, इससे मल्टीप्लाई और 3 प्लस रूट फाइव से डिवाइडेड। ठीक है, तो नीचे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो 9 माइनस 5 हो गया। ऊपर क्या है, 3 प्लस रूट फाइव का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब 3 प्लस रूट फाइव का होल स्क्वायर हो गया, तो इसको अगर हम ओपन करें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब रूट फाइव का स्क्वायर प्लस 2 इंटू थ्री इंटू रूट फाइव, और नीचे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब ऊपर क्या आ गया, 9 प्लस 5 प्लस 6 रूट 5 डिवाइडेड बाय 4। अब ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 14 प्लस 6 रूट 5 डिवाइडेड बाय 4। अब अगर मैं इसको अलग अलग करूं तो 14 बाय 4 प्लस 6 बाय 4 रूट 5, अगर मैं 2 से अगर इसको काटता हूं तो 7/2, और ये कितना आ जाएगा, 3/2, मतलब 7/2 जमा 3/2 रूट 5। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं किससे, p प्लस क्यू रूट 5 से, ठीक है, अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं तो जो p की वैल्यू है वो आ जाएगी 7/2 और q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2। ठीक है, तो ऑप्शन सी, p की वैल्यू 7/2 और q की 7/2। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, if the compound interest on a certain sum for 2 years at 3% per annum be 101 रुपए 50 पैसे, then what will be the simple interest on the same sum for the same period। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है कि कोई एक प्रिंसिपल अमाउंट था, उसके ऊपर 3% पर एनम 3% पर एनम के रेट से 2 साल के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना हो गया, वो हो गया 101 रुपए 50 पैसे। तो उसी सेम प्रिंसिपल के ऊपर सेम रेट से सेम टाइम के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को समझते हैं। क्या बोला गया क्वेश्चन में, देखो अगर मैं 100 रुपए ले लेता हूं, 100 रुपए ले लूं और 2 साल की बात करूं तो 3% पर एनम से 3 रुपए क्या मिल जाएगा, पहले साल हमें, पहले साल क्या मिल जाएगा, एसआई सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। दूसरे साल फिर से क्या मिल जाएगा, 3 रुपए एसआई सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। मतलब अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करता हूं मैं तो 100 रुपए के ऊपर 2 साल में 6 रुपए हमें क्या मिल गया, सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। लेकिन जैसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आती है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ये 6 रुपए तो मिलेंगे ही, जो पहले साल जो 3 रुपए मिले थे वो 100 रुपए के अंदर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। मतलब 3% के ऊपर 3 रुपए के अंदर ऊपर जो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट था, उस 3 रुपए के ऊपर दोबारा से 3% लग के क्या मिलेगा, हमें कुछ रुपए और मिलेंगे। अगर 3% मैं निकालूं तो 0.09 रुपीज हो जाएगा। मतलब अगर कंपाउंड इंटरेस्ट अगर मैं निकालता हूं तो 6 रुपए तो सिंपल इंटरेस्ट वाले तो मिलेंगे ही, साथ में 0.09 रुपए जो कि पहले साल के इंटरेस्ट के ऊपर 3% लग के आया है, वो मिला के 6.09 इतने रुपए हमें क्या मिलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट मिले, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो जहां पर हमें सिंपल इंटरेस्ट 6 रुपए मिल रहा था 100 रुपए के ऊपर, वहीं हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 6.09 रुपीज। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट अगर 3% पर एनम था, लेकिन अगर मैं कलेक्टिवली बात करूं 2 साल की, तो जो सिंपल इंटरेस्ट आया वो हमारा कितना आया, 6% आया, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया वो कितना आया, 6.09% आया।
तो देखते हैं, अगर 6.09%, 6.09% अगर 101 रुपये 50 पैसे बनते हैं हमारे पास, तो 1% कितने बनेंगे? 1% बनेंगे 101 रुपये 50 पैसे भाग में 6.09। ठीक है, और हमें क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो 6% कितना बनेगा? 6% बनेगा 101 रुपये 50 पैसे भाग में 6.09 और गुणा में 6। अगर मैं 6 से इसको काट दूं, 1.015। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा? 101.5 डिवाइडेड बाय 1.015। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो ये कितना आएगा? ये कितना आता है? 100 ही आता है। तो मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? 100 रुपये आएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द फॉलोइंग लेटर सीरीज। तो क्या है? ए सी डी जी एच आई यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। तो सबसे पहले देखिए, जो पहली सीरीज के अंदर जो पहला पोर्शन है उसके अंदर एक लेटर है, फिर 2 आगे, फिर 3 आगे, मतलब 4 लेटर आएंगे। तो ऑप्शन बी तो सीधा सीधा कट गया क्योंकि इसके अंदर 3 ही लेटर हैं। ठीक है, अब ए के बाद बी को हमने ड्रॉप कर दिया, हमारे पास क्या है? सी डी। उसके बाद ई एफ को ड्रॉप कर दिया, हमारे पास क्या है? जी एच आई। उसके बाद जे के एल को अगर मैं ड्रॉप कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एम एन ओ पी। तो ये एक पॉसिबल है जो आंसर हो सकता है, लेकिन इसको आगे हम वेरीफाई कर देंगे। पी के बाद क्यू आर एस टी को अगर मैं ड्रॉप कर दूं तो आगे क्या आना चाहिए? यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई, जो कि आगे हमें देखने को मिल रहा है। तो जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन 3 एम एन ओ पी। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, वन एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 108 डिग्री एंड द रिमेनिंग 3 एंगल्स आर इक्वल, फाइंड ईच 3 इक्वल एंगल्स। ठीक है, तो हमें ये पता है क्वाड्रिलेटरल की कितनी होती हैं? 4 साइड्स होती हैं। ठीक है, और इनका जो एंगल का सम होता है वो कितना होगा? 360 डिग्री होता है। अब उसमें से 108 एंगल, 108 डिग्री का तो एक एंगल है, फिर जो बचे हुए जो 3 एंगल्स हैं वो कितने हो गए? इक्वल हो गए। ठीक है, तो अगर मैं बचे हुए 3 एंगल्स का अगर इसमें सम निकालता हूं तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 252 डिग्री। ठीक है, जो 252 डिग्री है वो सम है 3 एंगल्स का। तो एक जो सिंगल एंगल है वो कितना हो जाएगा? 252 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 84 डिग्री। तो ऑप्शन सी 84 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, अमित है इज वेस्ट टू प्रकाश। अमित है वो प्रकाश के वेस्ट में है, पश्चिम में है। ठीक है, एंड नॉर्थ टू सुमित, और जो सुमित है उसके क्या है? नॉर्थ में। कौन? अमित। तरुण इज इन ईस्ट ऑफ सुमित, तो सुमित है उसके ईस्ट में कौन है? तरुण है। तरुण इज इन विच डायरेक्शन विद रेफरेंस टू अमित, अमित के किस डायरेक्शन में हो सकता है? तो इस साइड हो गया ईस्ट, इस साइड हो गया साउथ, तो ये क्या आ जाएगा? साउथ ईस्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, सीरीज हमारे पास 69, 55, 26, 13 और 5। इसके अंदर जो गलत संख्या है उसका हमें पता लगाना है। तो जो सीरीज बनेगी वो क्या बन रही है? 69 के अगर मैं 2 डिजिट 6 और 9 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 54 होता है, प्लस 1 कर दूं तो ये जो सेकंड नंबर है वो आ गया 55 आ गया। 55 के अगर दोनों मैं डिजिट को मल्टीप्लाई कर देता हूं 5 इंटू 5 मतलब 25, और उसके अंदर अगर एक ऐड कर देता हूं
तो क्या आ जाएगा 26 आ गया जो कि यहां पर है। ऐसे ही सेम तरीके से 6 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 12 और प्लस 1 13 आ गया। तो लेकिन यहां पर मैं अगर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 आ गया और 4 प्लस 1 अगर यहां पर अगर मैं 3 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 आ गया और 3 प्लस 1 कितना आता है 4 आता है, लेकिन यहां पर क्या है 5 है। तो जो रॉन्ग आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन ए 5। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, अगर 2 रेज टू पावर एक्स है वो 4 रेज टू पावर वाई के इक्वल है और वो इक्वल है 8 रेज टू पावर जेड के, तो और साथ में क्या दे रखा है 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/4z 4 के इक्वल दे रखा है, तो हमें x की वैल्यू पता लगानी है। तो सबसे पहले हम इस इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे। 2x इक्वल है 4y के और 4 रेज टू पावर y के और वो इक्वल है 8 रेज टू पावर z के। तो ये हमें पता है 4 भी 2 की पावर 2 होता है और 8 भी 2 की पावर 3 होता है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 रेज टू पावर x इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर 2y इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर 3z आ गया। अब अगर बेस सेम है और इक्वल है तो पावर भी क्या होंगी सेम होंगी, ऑब्वियस है। तो x इक्वल आ गया 2y के और जो कि इक्वल आ गया 3z के। ये हमारे पास क्या है निकल के आया है। अब हमें क्या है 1/2x इज इक्वल्स टू 1/4y सॉरी 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/4z किसके इक्वल है 4 के इक्वल है। तो हमें क्या पता लगाना है x की वैल्यू पता लगानी है। तो अगर मैं क्या करूं 2x को इसके अंदर देखते हैं, अगर मैं x को 2y के इक्वल रख देता हूं तो 1/2 इंटू 2y प्लस 1/4y प्लस 1/4z इजिकल्स टू 4। तो ये क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा। तो 1/4y प्लस 1/4y तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/4y, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 1/2y प्लस 1/4z इजिकल्स टू 4। अब अगेन मैं दोबारा से यहां पर अगर 2y को 3z के इक्वल रख देता हूं 1/3z प्लस 1/4z इजिकल्स टू 4 है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा एलसीएम ले लूंगा। एलसीएम कितना आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा 12z और ऊपर कितना आ जाएगा 4 प्लस 3 इजिकल्स टू 4। तो 7/12z इजिकल्स टू 4। तो हमारे पास क्या है z की वैल्यू यहां से आ सकती है। z की वैल्यू क्या आ जाएगी z की वैल्यू आ जाएगी 7/48। लेकिन अब हमें पता है जो वैल्यू हमें किसकी निकालनी है x की वैल्यू निकालनी है। लेकिन x किसकी इक्वल है 3z की इक्वल है। x है x किसकी इक्वल है 3z के इक्वल है और z किसकी इक्वल है तो इसमें हम 3z की वैल्यू निकालते हैं। अगर z की वैल्यू कितनी है 7/48 है तो 3z किसकी इक्वल हो गया 7/48 मल्टीप्लाई बाय 3। तो अगर मैं इसको काटूं तो कितना आ जाएगा 7/16 आ जाएगा। ठीक है 7/16 क्या है ऑप्शन 1। देखो क्वेश्चन नंबर 78 देखो 80 किलोमीटर यात्रा में एक रेलगाड़ी प्रथम 60 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और शेष दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, तो हमें औसत चाल निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है। ठीक है तो ये कोई 80 किलोमीटर की क्या थी कोई एक डिस्टेंस था एक स्ट्रेच था। इसके अंदर जो पहले 60 किलोमीटर हैं वो किस स्पीड से चली है पहले 60 किलोमीटर चले हैं 40 किलोमीटर पर आवर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और बचे हुए जो कितने किलो बचे हुए
ये हो गए 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। बचे हुए जो 20 किलोमीटर हैं, बचे हुए जो 20 किलोमीटर हैं वो चले हैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो जो एवरेज स्पीड होती है, जो औसत चाल होती है, वो क्या होती है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस तो हमें पता है 80 किलोमीटर है। अब टोटल टाइम कैसे निकालेंगे? जो टोटल टाइम निकालने का तरीका है वो क्या है? पहले जो फर्स्ट स्ट्रेच है, जो 60 किलोमीटर का स्ट्रेच है, 60 किलोमीटर स्ट्रेच है, इसका टाइम निकालते हैं। जो 60 किलोमीटर 40 किलोमीटर की स्पीड से अगर चलते हैं तो जो टाइम आया है, टाइम कितना आया है? 3/2 आवर्स। ठीक है, 3/2 आवर्स मतलब 1.5 घंटा। उसके बाद जो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 20 किलोमीटर निकालते हैं तो 20 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 1 घंटा ये आ जाएगा। ठीक है, तो जो टोटल टाइम है वो कितना हो जाएगा? ये 1.5 आवर और ये 1 घंटा, मतलब टोटल 2.5 आवर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम सोल्व करें तो 80/25, पॉइंट हटाने के लिए 10। ठीक है, तो जो ये स्पीड आएगी ये कितनी आ जाएगी? 32 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए। 30 मीटर एक लंबे स्विमिंग पूल का सिरे पर पानी की गहराई 0.8 मीटर है तथा दूसरे सिरे पर 2.4 मीटर है। तरणताल की लंबाई के अनुदिश ऊर्ध्वाधर काट परिच्छेद का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कुल मिला के क्वेश्चन ये है कि एक स्विमिंग पूल है जो 30 मीटर का क्या है? लंबा है, और एक एंड के ऊपर, एक एंड के ऊपर जो उसकी डेप्थ है वो 0.8 मीटर है, और दूसरे एंड पर जो उसकी डेप्थ है वो कितनी हो जाती है? 2.4 मीटर हो जाती है। तो ऐसे वर्टिकल साइड इसका क्रॉस सेक्शन करना है। मतलब अगर इस टाइप का कोई एक डायग्राम बना है हमारे पास, ठीक है, तो उसका हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा? अगर मैं इसको दो हिस्सों में तोड़ लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? 0.8 मीटर, क्योंकि इसके सामने एक रेक्टेंगल हो गया और एक हमारे पास ट्राइंगल आ गया, और नीचे कितना हो जाएगा? 1.6 मीटर आ जाएगा। तो पहले रेक्टेंगल की एरिया निकालते हैं। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 30 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 मीटर, मतलब 24 मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा? इसका एरिया आ जाएगा। अगर मैं ट्राइंगल का एरिया निकालता हूं तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर मैं बेस 1.6 लेता हूँ और हाइट कितना लेता हूँ? हाइट ये 30 मीटर ये आ गई, मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.8 इंटू 30, मतलब 24 मीटर स्क्वायर। तो अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ तो ऐड कितना हो जाएगा? 48 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 80 है। एक पंक्ति में अनिल बाएं छोर से 16वें स्थान पर खड़ा है, विकास दाएं छोर से 18वें स्थान पर खड़ा है, गोपाल अनिल से दाईं और 11वें स्थान पर खड़ा है, और विकास दाईं ओर से 30वें स्थान पर है। इस पंक्ति में कितने व्यक्ति खड़े हुए हैं? तो सेम क्वेश्चन हम जो पिछला जो पेपर था उसके अंदर करवाया हुआ है। तो आप अगर पिछला क्वेश्चन देखेंगे, पिछला क्वेश्चन पेपर पिछली वीडियो के अंदर है, इसका शायद आंसर 41 आया हुआ था, तो आप वो वीडियो जाके देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द फंक्शंस ऑफ एफिड? एफिड के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसके अंदर क्या है? इट प्रोक्योर्स द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, जो कि सही है। द मार्केट एग्री इट मार्केट्स द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है उसकी मार्केटिंग भी एफिड करता है, ये भी सही है। इट सप्लाइज एग्रीकल्चर इनपुट्स, तो ये भी एकदम सही है। ठीक है, तो ऑप्शन 1, 2 एंड 3, ऑप्शन ये ऑप्शन 4। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन सही है। वेयर इन हरियाणा सिटी फॉरेस्ट इज बीइंग डेवलप्ड, जो सिटी फॉरेस्ट था वो ये मुरथल के अंदर बनना हुआ, शायद अब तक तो बन भी गया, 2021 का 2020 का एग्जाम है, तो मुरथल के अंदर ये बनना था। ए शटल सर्विस हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम विच सिटी ऑफ हरियाणा, ये हिसार से शुरू हुई थी, ऑप्शन फर्स्ट। द प्रेसिडेंट ऑफ हरियाणा साहित्य अकेडमी, हरियाणा साहित्य अकेडमी, इसका आंसर है मनोहर लाल। उसके बाद तो
चेंज हो गए, शायद कोई माधव नाम से है। डॉक्टर माधव कौशिक इनका पूरा नाम है, डॉक्टर माधव कौशिक। 2023 के अंदर ये बने थे। ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मिंटी अग्रवाल। मिंटी अग्रवाल इन नेटिव ऑफ हरियाणा, इज स्क्वाड्रन लीडर इन इंडियन एयरफोर्स। ये बिल्कुल सही है। जो 2019 के अंदर इंडिया और पाकिस्तान का जो एयर स्ट्राइक हुई थी, कंफ्लिक्ट हुआ था, इसके अंदर ये इन्होंने फाइटर कंट्रोलर के रोल में इन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी। शी इज द फर्स्ट वुमेन वो रिसीव्ड युद्ध सेवा मेडल, और इसके बाद ही इन्होंने युद्ध सेवा मेडल इन्होंने जीता था, और ये फर्स्ट वुमेन थी जो युद्ध सेवा मेडल जिन्होंने जीता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसके अंदर क्या है, सही है। तो बोथ ए एंड बी आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, एंशियंट भवानी अम्बा माता टेम्पल इज सिचुएटेड इन। तो जो भवानी अम्बा माता टेम्पल है वो अम्बाला के अंदर स्थित है, और अम्बा माता के मंदिर के ऊपर ही अम्बाला जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम पड़ा है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इन जनवरी 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग नगर पालिका वाज रेज टू द स्टेटस ऑफ नगर परिषद। तो 2020 के अंदर जो झज्जर डिस्ट्रिक्ट है उनको स्टेटस मिला था, जो नगर पालिका थी उससे नगर परिषद बना दिया गया था झज्जर को। तो ऑप्शन बी। Who was the नवाब ऑफ झज्जर ड्यूरिंग द अपराइजिंग ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह के समय झज्जर का नवाब कौन था। तो इसका नाम है अब्दुल रहमान खान। ऑप्शन 1 फर्स्ट। द ओरिजिनल, क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, द ओरिजिनल फाउंडिंग प्लेस ऑफ टोपरा इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका इज लोकेटेड इन। तो अशोका का जो टोपरा इंस्क्रिप्शन है, अभिलेख था, वो टोपरा कला गांव है। टोपरा कला गांव है कहां पर, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर टोपरा कला गांव है, वहां पर क्या है, सिचुएटेड है। तो ऑप्शन बी है वो ठीक है। महेंद्रगढ़ जिले से बहने वाली नदियों को पहचानिए। आइडेंटिफाई द रिवर्स विच फ्लोज फ्रॉम द महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो इसका जो अंबुमती ये नहीं है, दोहन है, कसावटी है, इंदौरी नहीं है। तो ऑप्शन सेकंड, 2 एंड 3 ये क्या है, करेक्ट है। तो इसी के साथ आपका 2020 का स्टेट का एग्जाम हुआ का सॉल्यूशन हुआ कंप्लीट। तो अगर आपको पसंद आया हो सॉल्यूशन तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो एस्टेट की HSSC की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जनरल सेक्शन है, हर एग्जाम के अंदर आता है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो और आप चाहते हो कि मेरी वीडियो दोबारा देखें, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके जाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके समक्ष लाते रहें। ओके, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।